हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं मेडिकल साइंस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एज यू ऑल नो, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द स्टेप आफ्टर प्लेटलेट एक्टिवेशन, जहां पर हमने प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिस्कस किया था। वहां पर हमने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, या जिसे आप प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग कहते हो, उसके फॉर्मेशन को भी स्टडी किया था। कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए हमने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के ओवरव्यू को भी डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जब प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है तो प्लेटलेट एक्सप्रेस करने लगते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को, जिसे फॉस्फेटिडाइल सेरीन कहा जाता है। और ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन नेगेटिवली चार्ज होता है, which in turn stimulate the binding and activation of coagulation system factors, जो कि आगे चलकर आपके coagulation system के factors को प्लेटलेट की मेम्ब्रेन्स पर बाइंड करवाने में और एक्टिवेट करवाने में हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। एज यू कैन सी, हमने इसे डायग्रामेटिकली भी शो किया है कि जब प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है तो प्लेटलेट के सरफेस पर फॉस्फेटिडाइल सेरीन नाम का एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होना स्टार्ट करता है, जो कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्लेटलेट की मेम्ब्रेन से बाइंड करवाने में भी हेल्प करता है और उन्हें एक्टिवेट करवाने में भी हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर नोट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था that activation of coagulation system ultimately helps in conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin strands। जैसा कि हमने कहा कि आपका फॉस्फेटिडाइल सेरीन के एक्सप्रेशन के बाद कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है, और इस कोएगुलेशन सिस्टम के एक्टिवेट होने का मतलब सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट था, अब वो इनसॉल्यूबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होगा। और हमने ये समझा था दैट कोएगुलेशन इज डन बाय टू मेजर पाथवेज। दो मेजर पाथवे के थ्रू कोएगुलेशन देखने के लिए मिलता है। First one is your intrinsic pathway and second one is your extrinsic pathway। अब हमने इनके इंट्रोडक्टरी सेक्शन में कल ओवरव्यू में डिस्कस कर लिया है कि आखिर इनका हिस्टोरिकल ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, क्यों इंट्रिंसिक पाथवे को इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है और क्यों एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। Now today we are going to discuss that what is the steps involved in intrinsic pathway and what are the steps involved in extrinsic pathway। और अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था दैट इंट्रिंसिक पाथवे को इनिशिएट करता है ब्लड में प्रेजेंट क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12। ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 जैसे ही नॉन एंडोथीलियल सरफेस या एक्टिवेटेड प्लेटलेट के सरफेस पर इंटरैक्ट करता है, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12। And now this active clotting factor number 12 in turn stimulate inactivated clotting factor number 11th into एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11th। नाउ ये जो 11th फैक्टर अब एक्टिवेट हो चुका है, ये इंटर्न आपके इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9th को एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9th में कन्वर्ट करता है। और हर एक स्टेप में यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की ज़रूरत है और कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन से उसे मिल जाता है और कैल्शियम यहाँ पर इसके डेल्टा ग्रेन्यूल्स के द्वारा रिलीज किया गया था। तो फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम दोनों मॉलिक्यूल्स का यूज करके ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते जा रहे हैं। नाउ इंट्रिंसिक पाथवे में जब आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एक्टिवेट हो जाता है, सो आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 एक्टिवेट करता है ब्लड में प्रेजेंट इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10th में। लेकिन यहाँ पर आपकी इस क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 को 10th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए फॉस्फोलिपिड कैल्शियम के साथ एक और क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, जो कि यहाँ पर को फैक्टर की तरह काम करता है और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 को जल्दी से एक्टिवेट करवाने में हेल्प करता है। नाउ दिस क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10th विच इज एक्टिवेटेड, ये अब आपके ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन नाम के इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम एंड को फैक्टर नंबर
5, or you can say clotting factor number 5. Now this is the main activator of intrinsic पाथवे फॉर कोएगुलेशन, क्योंकि कोएगुलेशन में होता क्या था, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया था, कोएगुलेशन वो प्रोसेस है थ्रू फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये वो एंजाइम है आपके इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन का, जो कि अल्टीमेटली फाइब्रिनोजन को, जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है प्लाज्मा का, उसे कन्वर्ट करने लगते हैं इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में। नाउ ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के साथ साथ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 13 को भी एक्टिवेट करता है। एंड क्लॉटिंग फैक्टर 13 का काम होता है, इट इज अ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि इन फाइब्रिन मोनोमर्स या इन फाइब्रिन स्ट्रैंड्स को क्रॉस लिंक करवाने में हेल्प करता है, इस प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। नाउ सो स्टूडेंट्स, these are the steps which are involved in intrinsic pathway of coagulation. If we move towards the extrinsic pathway of coagulation, तो मैंने आपको बताया था intrinsic और extrinsic pathway of coagulation दोनों simultaneously activate होते हैं। तो extrinsic pathway का starting point क्या होता है, क्योंकि ये आपका डैमेज्ड एरिया है और यहाँ पर एंडोथीलियल, कोलेजन फाइबर्स और स्मूथ मसल्स तीनों ही लेयर डैमेज हुई हैं। ये जो सेल्स हैं, जब भी ये डैमेज होती हैं तो ये रिलीज करना स्टार्ट करती हैं एक टिश्यू जूस को, जिसे हमने टिश्यू फैक्टर कहा था। और ये टिश्यू फैक्टर हेल्प करता है ब्लड में प्रेजेंट इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 में कन्वर्ट करने में। नाउ ये एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 हेल्प करता है फैक्टर नंबर 10 और फैक्टर नंबर 9 के एक्टिवेशन में, और अल्टीमेटली इसके आगे के स्टेप दोबारा से रिपीट होने लगते हैं। यानी कि एक बार फैक्टर नंबर 7 फैक्टर नंबर 9 और 10 को एक्टिवेट कर दे, देन फैक्टर नंबर 10 अगेन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, जिससे अल्टीमेटली फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बनेंगे। ऑल्सो थ्रोम्बिन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की प्रेजेंस में इन फिब्रिन्स का यूज करके क्रॉस लिंक बना देगा और इस प्लेटलेट प्लग को स्टेबलाइज कर देगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसे थियोरेटिकली भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोएगुलेशन 2 पाथवे के थ्रू कंडक्ट होता है और ये दोनों पाथवे साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि एक साथ एक्टिवेट होते हैं और एक साथ कंटिन्यू होते हैं। फर्स्ट पाथवे ऑफ कोएगुलेशन इज इंट्रिंसिक पाथवे, और हमने बताया भी था दैट दिस इज द पाथवे ऑफ कोएगुलेशन दैट स्टिमुलेट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एडिशन ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस। This type of coagulation started due to the activation of factor number 12 found already inside the blood. यानी कि ये वो पाथवे है कोएगुलेशन का जो कि अपने आप स्टिमुलेट हो जाता है बिना ब्लड में किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस को ऐड किए हुए, बिकॉज दिस pathway of coagulation is completely depend upon the factor number 12 which is already found within your blood. This type of coagulation started due to the activation of factor number 12. इस टाइप का कोएगुलेशन पाथवे तब एक्टिवेट होता है जब आपका फैक्टर नंबर 12 विद इन द ब्लड एक्टिवेट होने लगता है। एंड फैक्टर नंबर 12 इज एक्टिवेटेड व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद डैमेज्ड सरफेस, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और नॉन एंडोथेलियल सरफेस। जैसा कि हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया कि फैक्टर नंबर 12 कब एक्टिवेट होता है, जब ये फैक्टर नंबर 12 इंटरैक्ट करता है किसी डैमेज्ड सरफेस से, नॉन एंडोथेलियल सरफेस से या एक्टिवेटेड प्लेटलेट से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कोएगुलेशन का वो पाथवे है दैट एक्टिवेटेड बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि कब स्टार्ट होता है, किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, जब आपकी डैमेज्ड सेल्स टिश्यू फैक्टर्स और थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती हैं। दैट एक्टिवेट्स फैक्टर नंबर 7, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये टिश्यू फैक्टर आपके ब्लड में प्रेजेंट एक इनएक्टिव फैक्टर नंबर 7 को एक्टिव फैक्टर नंबर 7 में कन्वर्ट करता है, और ये एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 7 फैक्टर नंबर 9 और 10 के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, और उसके आगे के स्टेप इंट्रिंसिक पाथवे की तरह सिमिलर होते हैं। सो टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोड्यूस्ड by damaged endothelial collagen और smooth muscle cell of injured area. टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन कब प्रोड्यूस होता है, जब इंजरी के दौरान आपकी एंडोथीलियल
कोलेजन फाइबर्स और स्मूथ मसल सेल डैमेज होती हैं। इन सेल के डैमेज होने की वजह से इनके अंदर से रिलीज होता है टिश्यू फैक्टर। फ्रेंड्स, हमने कल भी ये चीज डिस्कस करी थी, चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो एक्सट्रिंसिक पाथवे हो, दोनों पाथवे अल्टीमेटली एक ही एम पर फोकस करते हैं। एम ऑफ बोथ पाथवे इज कन्वर्जन ऑफ सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन स्ट्रैंड्स। क्योंकि दोनों के दोनों कोएगुलेशन पाथवे हैं, तो दोनों के दोनों का एम ये है कि किसी भी तरीके से प्लाज्मा में प्रेजेंट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जहां पर इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे से मिल जाता है, वहां पर आपका कॉमन पाथवे ऑफ कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाता है। Now, these fibrin strands cross-linked by fibrin stabilizing factor forming meshwork where some circulating red blood cells or platelets and WBCs get trapped. अब ये जो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स बनते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक हो जाते हैं क्योंकि क्रॉस लिंकिंग एजेंट वहां पर एक्टिवेट होता है, दैट इज फैक्टर नंबर 13, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि एक नेटवर्क सा बना देता है जिसके अंदर कई बार सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और WBC भी ट्रैप हो जाते हैं। दिस फॉर्म्स अ सेमी सॉलिड मास फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड। नाउ दिस सेमी सॉलिड मास प्लग द डैमेज्ड ओपनिंग ऑफ द वेसल्स। नाउ ये सारी चीजें मिलकर आपका एक सेमी सॉलिड मास बनाती है जो कि ब्लड के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट ने मिलकर बनाया है। और यही वो सेमी सॉलिड मास है जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में होने वाले किसी भी डैमेज्ड ओपनिंग को प्लग करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने डिस्कस भी किया था कि हमारी बॉडी में ये सिस्टम हमेशा चलता रहता है कि जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम बिना किसी इंजरी के पाया जाए तो ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी इंजरी होती है तो इंजरी के केस में सर्कुलेटरी सिस्टम की जो डैमेज्ड ओपनिंग होती है वहां से ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपके ब्लड के ही कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर एक सेमी सॉलिड मास बनाते हैं और फिर यही सेमी सॉलिड मास प्लग कर देता है सर्कुलेटरी सिस्टम के उस डैमेज्ड ओपनिंग को। सो आई होप आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से डैमेज और इंजरी वाली सिचुएशन में आपके ब्लड के कंस्टिट्यूएंट खुद आपस में मिलकर ऐसा सेमी सॉलिड मास बनाते हैं जो कि इंजर्ड पॉइंट को सील करने में हेल्प करते हैं। नाउ यहां पर नोट पॉइंट ये है दैट formation of this semi-solid mass or semi-solid plug as a result of coagulation system is known as a secondary hemostatic permanent plug। यानी कि जब आपका ये सेमी सॉलिड मास या सेमी सॉलिड प्लग बन जाता है, यानी कि ऐसा प्लग जिसमें फाइब्रिन स्ट्रैंड क्रॉस लिंक हो रखे हैं, जिनके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स ट्रैप हो रखे हैं, ये सेमी सॉलिड मास अल्टीमेटली कहलाता है सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग, जो कि एक परमानेंट प्लग होता है। As you can see in the diagram also, as a result of coagulation system, जो प्लग आपके पास बनकर आया है that is secondary hemostatic प्लग। ये सेकेंडरी इसीलिए है क्योंकि ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग के बाद बना है और ये प्लग हीमोस्टैसिस में मदद करता है, यानी कि ब्लड को स्टैसिस करने में, स्टॉप करने में मदद करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अगर ये सेमी सॉलिड मास आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बनता है तो उस सेमी सॉलिड मास को थ्रोम्बस कहा जाता है, लेकिन अगर यही सेमी सॉलिड मास सर्कुलेटरी सिस्टम के आउटसाइड बने तब आप इसे क्लॉट कह देते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं रिजल्ट ऑफ हीमोस्टैसिस को। तो जो मेन एम था हीमोस्टैसिस का, अल्टीमेटली जो डैमेज्ड एरिया है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसे किसी भी तरीके से सील करके आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लाइफ फ्लूइड है, ब्लड, उसके लॉस को अल्टीमेटली प्रिवेंट करना, जो कि हीमोस्टैसिस के थ्रू आप कंप्लीटली समझ चुके हो कि किस तरीके से आपकी बॉडी का खुद का मैकेनिज्म, आपकी बॉडी में खुद जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला ब्लड है वो किस तरीके से इंजरी की सिचुएशन में एक सेमी सॉलिड मास बनाता है एंड एट द साइड ऑफ इंजर्ड ओपनिंग उस ओपनिंग को जाकर क्लोज कर देता है। नाउ सेकेंड थिंग, रिजल्ट ऑफ हीमोस्टैसिस, expansion of this thrombus to non-injured site is inhibited by anticoagulation mechanism of endothelium। ओके, अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल आता है कि ये थ्रोम्बस सिर्फ इंजर्ड साइट पर ही रहता है,
नॉन इंजर्ड साइट पर क्यों नहीं स्प्रेड हो रहा है? क्योंकि नॉन इंजर्ड साइट पर एंडोथीलियम नॉर्मल है और नॉर्मल एंडोथीलियम एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से नॉन इंजर्ड साइट पर थ्रोम्बस नहीं फैलता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ दिस थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस का, ये जो थ्रोम्बस बना है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हीमोस्टेसिस के रिजल्ट में, इसका फ्यूचर क्या होगा? और वो भी कैसा फ्यूचर? पैथोलॉजिकल फ्यूचर, यानी कि जो डिजीज कॉज कर सकता है। ड्यू टू इंक्रीज्ड एंड प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो, समटाइम दिस थ्रोम्बस डिसलॉज्ड फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन एंड नाउ सर्कुलेट इन द ब्लड, कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलस। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके ब्लड के इंक्रीज्ड प्रेशराइज्ड फ्लो की वजह से ये थ्रोम्बस जिस जगह पर था उस जगह से उखड़कर, डिसलॉज यानी कि उस जगह से उखड़कर अपनी साइट ऑफ ओरिजिन से निकलकर अब ब्लड में सर्कुलेट करेगा और आपकी बॉडी की जो स्मॉल कैपिलरीज होती है उनमें जाकर ऑक्लूड हो जाता है, यानी कि फंस जाता है और अल्टीमेटली बॉडी के उन ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है जिनकी कैपिलरीज को ये कंप्लीटली ऑक्लूड कर देता है। ऐसे थ्रोम्बस को थ्रोम्बोएम्बोलस कहा जाता है। एम्बोलस वो सब्सटेंस होता है जो अपने साइट ऑफ ओरिजिन से निकलकर डिफरेंट साइट्स पर जाकर वहां पर प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज को ऑक्लूड कर देता है, कंप्लीटली बंद कर देता है, जिस वजह से उस साइट के ऑर्गन्स को डैमेज कॉज होता है। क्योंकि यहां पर वो मास जो क्योंकि यहां पर जो एम्बोलस है वो एक थ्रोम्बस है, दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ एम्बोलस इज नोन एज थ्रोम्बोएम्बोलस। सो ये भी आपके थ्रोम्बस का एक पैथोलॉजिकल फ्यूचर हो सकता है जो कि आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। ऑल्सो इस थ्रोम्बस के कुछ अदर रिजल्ट भी हो सकते हैं। एक्सेसिव टीपीए रिलीज्ड फ्रॉम द नॉर्मल एंडोथीलियम, क्योंकि इंजर्ड साइट के अलावा जो नॉन इंजर्ड सरफेस है वहां पर एंडोथीलियम नॉर्मल है, तो वो एक्सेसिव अमाउंट में टीपीए को रिलीज कर रही होगी, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। आपको याद होगा एंटीकोएगुलेशन मैकेनिज्म में हमने समझा था कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर अल्टीमेटली आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करने का काम करता है और वो प्लाज्मिन अल्टीमेटली थ्रोम्बस के ऊपर प्रेजेंट फाइब्रिन स्ट्रैंड्स को तोड़ने में मदद करता है, जिसके बाद इस थ्रोम्बस का डिसोल्यूशन होने लगता है। ये थ्रोम्बस कंप्लीटली डिसॉल्व होने लगता है क्योंकि थ्रोम्बस के ऊपर उस थ्रोम्बस को स्टेबलाइज करने के लिए जो फाइब्रिन स्ट्रैंड्स थे उन्हें कौन तोड़ने का काम कर रहा है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो द फ्यूचर ऑफ दिस थ्रोम्बस कैन बी डिसोल्यूशन। नाउ fourth, increased activity of platelet derived growth factor on fibroblast that stimulate excessive collagen fiber deposition and leads to organization of thrombus। कई बार ऐसा होता है क्योंकि at the site of injury platelets activated हैं और वो बहुत ज़्यादा platelet derived growth factor को रिलीज कर रहे होते हैं और इन platelet derived growth factor के इन्फ्लुएंस में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो एक्सेसिव कोलेजन फाइबर को डिपॉजिट करने लगती हैं थ्रोम्बस के ऊपर, जिसकी वजह से कंप्लीटली थ्रोम्बस इंजर्ड साइट पर ऑर्गेनाइज हो जाता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्रोम्बस। नाउ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हीमोस्टेसिस और द फ्यूचर ऑफ थ्रोम्बस दैट समटाइम्स व्हेन थ्रोम्बस इज टू बिग ऑक्लूड द वेसल। कई बार जब थ्रोम्बस बहुत ज्यादा बड़ा होता है और पूरी की पूरी वेसल को ऑक्लूड कर दे, यानी कि पूरी की पूरी वेसल को ही बंद कर दे। सो under the influence of platelet derived growth factor, endothelial cells start to proliferate and completely covers the thrombus and thrombus will become एंडोथियलाइज्ड। यानी कि जब आपका थ्रोम्बस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, वेसल्स को कंप्लीटली बंद कर दे, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो मल्टीप्लिकेट करना स्टार्ट करती है और थ्रोम्बस को पूरी तरीके से कवर कर देती है, जिसे आप कहते हो एंडोथियलाइज्ड थ्रोम्बस। और इसे आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हो। दिस इज योर ब्लड वेसल जहां पर कंप्लीटली आपके थ्रोम्बस ने पूरी की पूरी वेसल को ऑक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर रही हैं और कंप्लीटली इस थ्रोम्बस को चारों तरफ से कवर कर दे रही हैं, दैट इज नोन एज एंडोथियलाइज्ड thrombus. Ultimately, under the influence of growth factor, these endothelial cells
forms canals by proliferating deeper surface of the thrombus known as recanalization. यानी ग्रोथ फैक्टर के इन्फ्लुएंस में ये जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं ये आपके थ्रोम्बस के डीपर सरफेस में कैनाल्स बनाना स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी दिस इज द कैनाल, और इस कैनाल्स को थ्रोम्बस के अंदर फॉर्म करने की प्रोसेस को कहा जाता है रीकैनलाइजेशन. विद टाइम कैनाल्स एनलार्जेस एंड थ्रोम्बस डिप्रेस्ड. टाइम के साथ साथ कैनाल बड़ी होती जाती है और ये थ्रोम्बस अपने सरफेसेस की तरफ डिप्रेस होता जाता है. सो दिस is known as recanalization. So the result and the future of thrombus can be a pathological, that is thromboembolus, or can be normal physiological in which there is dissolution of thrombus, or there can be organization of thrombus, or there can be endothelialization of that thrombus or recanalization of that thrombus. So students, I hope आज आप ये समझ चुके होंगे that आखिर एक्चुअल में हीमोस्टेसिस और कोएगुलेशन क्या होते हैं, किस तरीके से ये मैकेनिज्म आपकी बॉडी में कंडक्ट होते हैं, और आपकी बॉडी में इनकी क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और क्या इनकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, वो सारी आपकी क्लियर हो चुकी होंगी. I already taught you that this is the topic which can be used from first, second and third year students of all medical science students. ये लेक्चर हर एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो मेडिकल साइंस को स्टडी करते हैं. स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. For today it is enough and the topic of hemostasis and coagulation is completed. Till then, keep learning, keep exploring and always remember clinical importance of every single topic of your medical science plays a vital role in your day-to-day life. See you in the next lecture.